पिछली वीडियो में हमने वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना शुरू किया था। आज हम उसी में आगे करना शुरू करेंगे रूल नंबर 32 से। अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए साइट के लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की इस जर्नी को और आगे ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 32 है आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में, पहचान कार्ड के बारे में। The identification cards contain which of the following? पहचान पत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में किया था। तो इसमें क्या क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, पहचान पत्र धारक के विवरण इसमें होंगे, फिर उसके सिग्नेचर इसमें होंगे और फोटोग्राफ भी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड में उस होल्डर के डिस्क्रिप्शन, सिग्नेचर और फोटोग्राफ रहते हैं जो उसको धारण करता है। The identification cards are available to whom? पहचान पत्र किसके लिए उपलब्ध होते हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। पहचान पत्र किसके लिए होंगे? फॉर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जनता के सदस्यों के लिए। कोई टूरिस्ट है उसके लिए। हु फाइंड डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी इन द टाउन, जिन्हें कस्बे में अपनी पहचान स्थापित करने में कोई भी डिफिकल्टी आती है, कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनके द्वारा पहचान पत्र लिए जा सकते हैं। बट इज द फीस फॉर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पहचान पत्र की फीस क्या है? 270 रुपीज इसके लिए लगते हैं। बट इज द एप्लीकेशन फीस फॉर द पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए आवेदन शुल्क कितना है तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो सिर्फ 20 रुपये है। But is the processing fees and card cost to be paid at the time of submission of filled up application? तो एप्लीकेशन के लिए 20 रुपये और भरे हुए आवेदन को जमा करते समय भुगतान की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस और कार्ड की लागत क्या है? 250 रुपये, और दोनों को मिलाकर आपसे 270 रुपये लिए जाते हैं। But is the processing fees and cost for the postal identity card under तत्काल स्कीम, अगर तत्काल योजना के तहत डाक पहचान पत्र के लिए आप लेते हैं, डाक पहचान पत्र अगर आप तत्काल स्कीम के तहत लेते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या होगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 600 रुपीज़ लगेंगे। अंडर तत्काल स्कीम द पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड विल बी इशूड इन हाउ मैनी डेज, अगर तत्काल योजना के तहत आप पहचान पत्र बनवाते हैं तो कितने दिनों के भीतर ये जारी किया जाएगा? 5 दिनों के भीतर किया जाएगा। बट इज द वैलिडिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पहचान पत्र की वैधता क्या है? 3 साल के लिए वैलिड होता है। हु कैन इशू द आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, पहचान पत्र कौन जारी कर सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पहचान पत्र हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं, प्रधान डाकघर के द्वारा जारी किए जाते हैं। रजिस्टर इन मैन्यूस्क्रिप्ट should be opened in all and the particulars of all identity cards issued should be copied and number allotted to identity cards which should be in a consecutive series। तो कहाँ पर पांडुलिपि के रूप में एक रजिस्टर रखा जाएगा और उस रजिस्टर में जितने भी पहचान पत्र जारी किए जाते हैं उनके विवरण की प्रतिलिपि बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जहाँ पे ये जारी किए जाते हैं तो पहचान पत्र कहाँ पर जारी किए जाते हैं? हेड ऑफिस में जारी किए जाते हैं और हेड ऑफिस में ही मैन्यूस्क्रिप्ट मैन के लिए एक रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है।
In the case of loss of identity card, the duplicate may be issued to the holder, marking on his giving a written declaration absolving the department from all responsibility in the event of misuse of original. अगर पहचान पत्र गुम हो जाता है, आइडेंटिटी कार्ड गुम हो जाता है, तो होल्डर को एक डुप्लीकेट कार्ड इशू किया जा सकता है। इसके लिए उसे क्या करना होगा, लिखित में आवेदन करना होगा, और जब आवेदन किया जाएगा और आवेदन किए जाने के बाद उसे ये डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उसके ऊपर डुप्लीकेट लिखा होगा। और डुप्लीकेट लिखे होने के साथ और क्या होगा, जो भी होल्डर होता है उसको रिटन डिक्लेरेशन देनी होती है, लिखित में घोषणा देनी होती है कि जो ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड उससे गुम हुआ है, अगर उसका मिसयूज होता है तो उसके लिए विभाग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। The loss of identity card should immediately be notified by in his पहचान पत्र के खो जाने की सूचना तुरंत किसके द्वारा, किस में दी जानी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हेड ऑफ सर्कल को सर्कुलर में ये जानकारी दी जाएगी। तो आगे इसके बारे में क्वेश्चन आएगा कि जब भी पहचान पत्र खो जाता है तो उसकी सूचना हेड ऑफ सर्कल द्वारा अपने सर्कुलर में दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स बिल सर्व एज वैल्यूएबल एविडेंस इन एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द प्रेजेंटर इन कनेक्शन विद द पहचान पत्र किसके संबंध में पहचान पत्र प्रस्तुत करने की, पहचान स्थापित करने में मूल्यवान साक्ष्य के रूप में काम करेंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा इन कनेक्शन विद पोस्टल ट्रांजैक्शंस ओनली। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स का यूज केवल डाक लेन देन के संबंध में किया जाएगा, नॉन पोस्टल ट्रांजैक्शंस के लेन देन के संबंध में इसका उपयोग नहीं होता है। In case of doubt, the postmaster should call for evidence other than identification card to establish the identity of the presenter. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रस्तुत करता है किसी डाक लेन देन के संबंध में, और अगर पोस्टमास्टर को उस पर कोई भी डाउट होता है तो वो अन्य किसी एविडेंस के लिए मांग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Each head postmaster must report the total number of identity cards misused quarterly to प्रत्येक प्रधान पोस्ट मास्टर को तिमाही आधार पर दुरुपयोग किए गए पहचान पत्रों की कुल संख्या की रिपोर्ट किसको देनी होगी। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। हेड ऑफ सर्कल को इस चीज़ की रिपोर्ट दी जाती है कि क्वार्टरली या तिमाही आधार पर कितने आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स का मिसयूज किया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हेड पोस्ट मास्टर देता है। Each head postmaster must report the total number of identity cards misused quarterly to the head of circle, who consolidates all such information and communicate the same to प्रत्येक प्रधान पोस्ट मास्टर को तिमाही आधार पर दुरुपयोग किए गए पहचान पत्रों की कुल संख्या की रिपोर्ट सर्किल प्रमुख को देनी चाहिए, जो ऐसी सभी सूचनाओं को एकत्रित करके किसको भेजेगा। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, वो डायरेक्टोरेट या निदेशालय को इस रिपोर्ट को भेजता है। और कब भेजता है, प्रत्येक वर्ष अप्रैल मंथ में भेजता है। तो सबसे पहले जो प्रधान पोस्ट मास्टर होता है हेड ऑफ सर्किल के पास ये रिपोर्ट भेजेगा। हेड ऑफ सर्किल आगे इस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष के अप्रैल मंथ में डायरेक्टोरेट या निदेशालय को भेजता है। Applications for issue of identification cards can be made at पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन कहाँ पर किया जा सकता है, तो एट हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। इसके लिए आवेदन प्रधान डाकघर और उप डाकघर दोनों जगह पे किया जा सकता है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किए जाते हैं वो सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं। तो सब पोस्ट ऑफिस में जब भी आवेदन किया जाता है आपके आवेदन को आगे हेड ऑफिस भेजा जाएगा, वहीं से आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया जाएगा। Business reply cards and envelopes. The annual fees of business reply card should be realized in advance and credited to। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस के बारे में भी हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड का जो वार्षिक शुल्क होता है उसे एडवांस में वसूल करके कहाँ पर जमा किया जाता है, अनक्लासिफाइड रसीट्स में जमा किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ बीपी आर्टिकल्स फाउंड इन लेटर बॉक्स में पाए गए वीपी लेखों का निपटान कैसे होगा।
If an article intended to dispatch as a value payable article found in letter box, the sorting PA should note the irregularity in the and show the article to the। यदि कोई ऐसा आर्टिकल जिसे मूल्यदेय डाक वस्तु के रूप में भेजना हो और वो कहाँ पर पाई जाती है, लेटर बॉक्स में पाई जाती है। कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसे वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में भेजना है लेकिन वो कहाँ पे पाई जाती है, लेटर बॉक्स में पाई जाती है, तो जो सॉर्टिंग पीए होगा, छंटाई पीए होगा, वो इस इरेगुलरिटी को कहाँ पे दर्ज करेगा, एरर बुक में दर्ज करता है और इस आर्टिकल को पोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है। If an article intended to dispatch as a value payable article found in letter box, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसे वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में भेजना है लेकिन वो लेटर बॉक्स में पाया जाता है, सॉर्टिंग पीए क्या करेगा, इस इरेगुलरिटी को एरर बुक में दर्ज करेगा और उस आर्टिकल को पोस्ट मास्टर को दिखाएगा। फिर आगे क्या होगा, इफ द आर्टिकल इज विद द फॉर्म 51 फिल्ड अप बाय द सेंडर, तो इस तरह से लेटर बॉक्स में पाया गया वीपी आर्टिकल अगर निर्धारित प्रपत्र फॉर्म 51 के साथ है तो क्या, जिसे प्रेषक द्वारा भरा गया है, इट शुड बी मेड ओवर टू द रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट, तो इस आर्टिकल को रजिस्ट्रेशन तथा पार्सल डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा और जो यूजुअल रिसिप्ट होती है जो कि सेंडर को दी जानी है, यानी कि वीपी आर्टिकल जब बुक किया जाता है उसके लिए प्रेषक को एक रसीद दी जाती है, लेकिन इस तरह के आर्टिकल की जो रिसिप्ट होगी वो किसको दी जाएगी, करेक्ट आंसर बी आएगा। इट विल बी मेड ओवर टू सॉर्टिंग असिस्टेंट टू बी पेस्टेड इन द एरर बुक, एरर बुक में सॉर्टिंग पीए ने, सॉर्टिंग सहायक ने जो इस आर्टिकल के बारे में प्रविष्टि की होगी उस आर्टिकल की प्रविष्टि के सामने एरर बुक में इस रिसिप्ट को चिपकाया जाएगा जो नॉर्मली आपने सेंडर को देनी थी। When a value payable article received for delivery without VPMO form, जब वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म के बिना डिलीवरी के लिए कोई मूल्यदेय वस्तु प्राप्त होती है, करेक्ट आंसर ये आएगा, द मनी ऑर्डर फॉर्म विल बी फिल्ड इन विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज अवेलेबल ऑन द आर्टिकल एंड इट विल बी सेंट आउट फॉर डिलीवरी। तो जब भी कोई वैल्यू पेएबल आर्टिकल वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर के बिना प्राप्त होता है तो क्या किया जाएगा, तो इस तरह के आर्टिकल के लिए वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, आर्टिकल के ऊपर जो भी प्रविष्टियां होगी उन प्रविष्टियों के अनुसार उस वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर को भर के उस आर्टिकल को डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। If a value payable article is found in letter box, then which of the following is true? यदि कोई मूल्यदेय वस्तु लेटर बॉक्स में पाई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। The sorting clerk should, after noting the irregularity in error book, show the article to the postmaster and make it over to registration or parcel clerk. छंटाई लिपिक त्रुटि पुस्तिका में अनियमितता को नोट करने के बाद लेख को पोस्ट मास्टर को दिखाएगा और इसे पंजीकरण या पार्सल क्लर्क को सौंपा जाएगा। तो कोई भी आर्टिकल अगर उसे वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में भेजा जाना हो और उसको पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है, इस आर्टिकल को सॉर्टिंग क्लर्क के द्वारा एरर बुक में दर्ज किया जाएगा। एरर बुक में इसे दर्ज करने के बाद पोस्ट मास्टर को दिखाया जाएगा और फिर इसे रजिस्ट्रेशन या पार्सल क्लर्क को सौंप दिया जाएगा। इफ द आर्टिकल इज फुली प्रीपेड विद पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फीस एंड वैल्यू पेएबल फीस, अगर ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क और वैल्यू पेएबल फीस का पूरी तरह से भुगतान किया हुआ है एंड इज अकम्पनीड बाई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली फिल्ड अप, और वैल्यू पेएबल आर्टिकल के साथ जो निर्धारित प्रपत्र होना चाहिए वो निर्धारित प्रपत्र विधिवत तरीके से भरकर इसके साथ संलग्न किया हुआ है, देन इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एज इफ वीपी आर्टिकल प्रेजेंटेड एट द विंडो। तो अगर इन सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, वो फुली प्रीपेड भी है, निर्धारित प्रपत्र भी उसके साथ है, तो उस आर्टिकल का निपटान कैसे किया जाएगा, उस वीपी आर्टिकल की तरह किया जाएगा जिसे पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्रस्तुत किया जाता है। वैसे आर्टिकल का क्योंकि सेंडर तो वहां पर है नहीं, तो जो रिसिप्ट सेंडर को दी जानी है वो सॉर्टिंग क्लर्क को दी जाएगी और सॉर्टिंग क्लर्क क्या करेगा, एरर बुक में जहां पर उसने उस आर्टिकल के बारे में प्रविष्टि की होगी वहां पर उस रिसिप्ट को चिपकाएगा। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं।
If a value payable article found in letter box is insufficiently paid or received without the prescribed MO51 form, then it should be. यदि लेटर बॉक्स में पाया गया मूल्य दे लेख अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया है या निर्धारित MO51 फॉर्म के बिना प्राप्त किया गया है तो यह होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो कोई भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल अगर पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है या वो इनसफिशिएंटली पेड है या उसके साथ निर्धारित प्रपत्र यानी कि जो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए वो नहीं है, इनके MO51 फॉर्म नहीं है, तो ऐसे आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। रूल नंबर 39 है एग्जामिनेशन ऑफ विलेज पोस्टमैन्स बुक, ग्रामीण डाकिये के काम की जांच। बट इज MS86 क्या है? पोस्टमैन की विजिट बुक का फॉर्म नंबर है। एग्जामिनेशन ऑफ डिलीवरी वर्क ऑफ दी सबॉर्डिनेट ऑफिसेस, अधीनस्थ कार्यालयों के वितरण कार्य की जांच। एनी लैक्सिटी ऑन दी पार्ट ऑफ SPM शुड बी ब्राउट टू दी नोटिस ऑफ होम, SPM की ओर से किसी भी ढिलाई को किसके ध्यान में लाया जाएगा? तो SPM अगर अपने काम में कोई भी आनाकानी करता है उस चीज़ के बारे में सुपरिटेंडेंट के ध्यान में लाया जाना चाहिए। एनी लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ GDS शुड बी ब्राउट टू दी नोटिस ऑफ होम, अगर GDS की ओर से कोई ढिलाई पाई जाती है तो वो किसको बताई जाएगी? डिविजनल हेड, सब डिविजनल हेड को यानी कि इंस्पेक्टर को बताई जाएगी। Who must from time to time examine the register of village postman and visit book of village postman, किसे समय समय पर ग्रामीण डाकिये के रजिस्टर और ग्राम डाकिये की विजिट बुक की जांच करनी चाहिए? करेक्ट आंसर ये आएगा पोस्ट मास्टर को करनी चाहिए। Who should frequently inspect the articles received as undelivered from subordinate offices so as to maintain a check on the efficiency of their delivery work, अधीनस्थ कार्यालयों से अवितरित रूप में प्राप्त वस्तुओं का बार बार निरीक्षण किसे करना चाहिए ताकि उनके वितरण कार्य की दक्षता पर नियंत्रण रखा जा सके? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। तो जो पोस्ट मास्टर होता है उसे क्या करना चाहिए? उसके अंडर आने वाले पोस्ट मास्टर के अंडर जितने भी कार्यालय आते हैं उन कार्यालयों से अनडिलीवर्ड आर्टिकल जो भी प्राप्त होंगे उनकी बार बार उसे जांच करनी चाहिए ताकि पोस्ट मास्टर ये देख सके कि उनके वितरण कार्य की दक्षता कैसी है, वो अपना जो डिलीवरी का काम है वो कैसे एफिशिएंट मैनर में करते हैं या नहीं करते हैं। The postmaster should frequently inspect the articles received as undelivered from subordinate offices so as to maintain a check on the efficiency of their delivery work. This test should be applied at least how many times in each month? पोस्ट मास्टर को क्या करना होगा? अपने अधीनस्थ कार्यालयों से अवितरित डाक वस्तुओं के रूप में प्राप्त होने वाली वस्तुओं की बार बार जांच करनी चाहिए ताकि वो उन कार्यालयों के वितरण कार्य की दक्षता पर नज़र रख सके। और इस तरह से जो जांच उसके द्वारा की जाएगी वो कैसे की जाएगी? प्रत्येक महीने में उसे जांच कम से कम 2 बार करनी चाहिए। डिलीवरी बीट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हुम, डिलीवरी बीट लिस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? पोस्ट मास्टर के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 42 स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम के बारे में, सांख्यिकीय ज्ञापन के बारे में। व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम? सांख्यिकीय ज्ञापन की प्रपत्र संख्या क्या है? इसे MS14A के ऊपर बनाया जाता है। Mandate statistical memorandum is prepared by MO registration and parcel assistant, MO पंजीकरण एवं पार्सल सहायक द्वारा सांख्यिकीय ज्ञापन कब तैयार किया जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी, इसे हर महीने की पहली तारीख को। तो जो ये स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम है, सांख्यिकीय ज्ञापन है, इसे कौन तैयार करता है? इसे मनी ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन और पार्सल असिस्टेंट के द्वारा हर महीने की पहली तारीख को तैयार किया जाता है। The postmaster checks the correctness of at least how many entries in the statistical abstract which are selected at random and initial entries so checked.
पोस्ट मास्टर सांख्यिकीय ज्ञापन की कम से कम कितनी प्रविष्टियों की करेक्टनेस की जांच करता है, और ये जो भी करेक्टनेस की जांच की जाएगी इन एंट्रीज को रैंडमली चुना जाता है, यानी कि बीच बीच से चुना जाता है, और इस तरह से जांच की गई प्रविष्टियों के लिए वो हस्ताक्षर करता है। हमें क्या बताना है, वो कम से कम कितनी प्रविष्टियों की जांच करेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। 20 कम से कम एंट्रियों या प्रविष्टियों की जांच उसके द्वारा की जानी चाहिए। The statistical memorandum should punctually be submitted by postmaster to head of circle on सांख्यिकीय ज्ञापन पोस्टमास्टर द्वारा सर्किल प्रमुख को किस तिथि को समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी आ जाएगा ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को सबमिट किया जाना चाहिए। बट इस फॉर्म MS14A, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, MS14A क्या है, स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज ट्रू अबाउट स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम, सांख्यिकीय ज्ञापन के बारे में क्या सत्य है, ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मनी ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल असिस्टेंट इन द फॉर्म MS14A ऑन द 1st ऑफ ईच मंथ। तो इसे हर महीने की पहली तारीख को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मनी ऑर्डर रजिस्ट्रेशन और पार्सल असिस्टेंट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। The postmaster should see that the totals of the statistical memorandum are correct and it should punctually submitted on which day to whom। पोस्ट मास्टर को यह देखना चाहिए कि सांख्यिकीय ज्ञापन का योग सही है और इसे समय पर किस दिन से किसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इट शुड बी सबमिटेड ऑन दी 10th ऑफ ईच मंथ टू हेड ऑफ सर्किल। तो पोस्ट मास्टर को क्या देखना चाहिए कि जो स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम है उसका टोटल सही होना चाहिए, उसका जोड़ सही होना चाहिए, और इसे हर महीने की 10 तारीख को हेड ऑफ सर्किल को सबमिट करना है। इन सारी चीजों का ध्यान पोस्ट मास्टर को रखना चाहिए। हाउ द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ फॉरेन पार्सल्स शुड बी नोटेड ऑन अ डिस्पैच नोट। विदेशी पार्सल का बीमा मूल्य डिस्पैच नोट पर कैसे अंकित किया जाता है, इसे फिगर्स और वर्ड्स दोनों में अंकित किया जाएगा, सी ऑप्शन सही आएगी। स्टैटिस्टिकल रजिस्टर या सांख्यिकीय रजिस्टर, बट इज ए फॉरम नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल रजिस्टर। सांख्यिकीय रजिस्टर का फॉरम नंबर क्या है, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। MS13 के ऊपर इसे बनाया जाता है। Which register in the prescribed form should be filled on each day in every post office showing the transactions of SB and money order registration parcel branch according to columns। प्रत्येक डाकघर में प्रतिदिन एक निर्धारित प्रपत्र भरा जाता है। ये निर्धारित प्रपत्र में क्या भरा जाता है, कॉलम के अनुसार एसबी और मनी ऑर्डर पंजीकरण पार्सल शाखा के लेन देन को दर्शाते हुए इन कॉलम्स को भरा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसे स्टैटिस्टिकल रजिस्टर कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल रजिस्टर क्या होता है, इसमें कॉलम होते हैं और जो भी मनी ऑर्डर एसबी रजिस्ट्रेशन पार्सल ब्रांच के लेन देन होते हैं उन लेन देनों को इस स्टैटिस्टिकल रजिस्टर के कॉलम्स में भरा जाता है। Statistical register in post office is kept for entry of transactions of SB and SC money order extra। डाकघर में सांख्यिकीय रजिस्टर SB and SC मनी ऑर्डर आदि के लेन देन की प्रविष्टि के लिए रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ आएगा, जो भी डेली एंट्रीज होती हैं वो इस स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में भरी जाती हैं। किसकी डेली ट्रांजैक्शंस की होंगी, SB NSC मनी ऑर्डर इत्यादि की डेली ट्रांजैक्शंस को स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में भरा जाता है। The forms of the statistical register are supplied in book form। तो ये जो स्टैटिस्टिकल रजिस्टर होता है बुक फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जाता है, उसी में इसके फॉर्म होते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस अबाउट फिलिंग आर गिवन ऑन दी। और इस स्टैटिस्टिकल रजिस्टर को कैसे भरा जाना है उसके लिए निर्देश कहाँ पर होते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आएगी ऑन दी कवर पेज। इस पुस्तक के इस बुक के कवर पेज के ऊपर इसको भरने की इंस्ट्रक्शंस या निर्देश होते हैं। रूल नंबर 43 है आवर ऑफ अटेंडेंस, उपस्थिति के घंटे। हु शुड इंसिस्ट ऑन दी पंक्चुअल अटेंडेंस एट ऑफिस ऑफ दी ऑफिशियल्स। अधिकारियों की कार्यालय में समय पर उपस्थिति पर किसे जोर देना चाहिए, पोस्ट मास्टर को जोर देना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। रूल नंबर 44 है स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प्स, डाक और अन्य टिकटों का स्टॉक।
who is responsible that a sufficient stock of postage stamps of all kinds is maintained for sale to the public। जनता को बिक्री के लिए सभी प्रकार के डाक टिकटों का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? पोस्ट मास्टर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा कि जो भी पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उनका स्टॉक सफिशेंट होना चाहिए। किसके पास? जो भी संबंधित पीए है, या हमारे पास आगे आएगा जैसे काउंटर क्लर्क है या जो बेंडर इत्यादि हैं, मेल पीएन है, उनके पास सफिशेंट स्टॉक होना चाहिए पोस्टेज स्टैम्प्स का जनता को उपलब्ध करवाने के लिए। रूल नंबर 45 है सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड रिप्लाई कूपन्स, टिकटों और उत्तर कूपनों की बिक्री करना। Who should have to arrange for all counter clerks and mail peons to sell postage stamps to the public at the post office। डाक घर में जनता को डाक टिकट बेचने के लिए सभी काउंटर क्लर्कों और मेल चपरासियों की व्यवस्था किसे करनी चाहिए? तो कौन करेगा इस चीज़ की व्यवस्था? ये ऑप्शन करेक्ट आएगी। जितने भी काउंटर क्लर्क हैं और पीएन है उनके पास बेचने के लिए डाक टिकटों का सफिशेंट स्टॉक होना चाहिए। इस चीज़ के लिए पोस्ट मास्टर जिम्मेदार होता है। Who should satisfy himself from time to time that the balance of postage stamps held by different officials in the office are correct and that stamps found with the vendors are in good condition and genuine। समय समय पर कौन इस बात के लिए स्वयं को संतुष्ट करेगा कि जो भी डिफरेंट ऑफिशियल हैं ऑफिस में उनके पास पोस्टेज स्टैम्प्स का बैलेंस सही होना चाहिए, और जो वेंडर है या विक्रेता है डाक टिकटों के पास उनके पास जो डाक टिकट है वो गुड कंडीशन में, अच्छी स्थिति में और जेन्युइन होने चाहिए, असली होने चाहिए। इस चीज़ के लिए भी पोस्ट मास्टर स्वयं को बार बार संतुष्ट करता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 47 है इंक्वायरी रिगार्डिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, मूल्यदेय डाक वस्तुओं के बारे में पूछताछ। व्हेन अ वैल्यू पेएबल आर्टिकल इज रिडायरेक्टेड देन इंटीमेशन शुड बी सर्व्ड एज टू हुम। जब एक मूल्यदेय वस्तु को पुनर्निर्देशित किया जाता है तो उस आर्टिकल की सूचना किसको दी जाती है? टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कार्यालय को इस चीज़ की सूचना दी जाती है। इफ द सेंडर और एड्रेसी ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल makes a complaint regarding the delivery of or payment for the article, he is entitled to have an inquiry made। तो यदि किसी भी मूल्यदेय वस्तु के बारे में प्रेषक या प्राप्तकर्ता की कोई भी शिकायत है कि वस्तु की डिलीवरी हुई है या भुगतान हुआ है, उसके संबंध में कोई भी शिकायत है तो जांच करवाने के वो हकदार होते हैं। कंप्लेंट अलोंग विद इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दी ऑफिस शुड बी फॉरवर्डेड टू दी, तो शिकायत को इन्फॉर्मेशन के साथ, इनके जो भी इन्फॉर्मेशन उस वैल्यू पेएबल आर्टिकल के बारे में होगी उस इन्फॉर्मेशन के साथ शिकायत को किसके पास भेजा जाएगा? सुपरिटेंडेंट या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के पास भेजा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Which of the following is not true? इनमें से कौन सा सही नहीं है? If the complaint in respect of any value payable article is found to be well grounded, अगर किसी ने वैल्यू पेएबल आर्टिकल के बारे में कोई भी कंप्लेंट की है, शिकायत की है, और वह शिकायत वेल ग्राउंडेड पाई जाती है, बिल्कुल सही पाई जाती है, the fees paid by the complainant on account of that article should be refunded to him। तो उस आर्टिकल के लिए शिकायत करने में जो फीस दी गई होगी वो फीस क्लेमेंट को यानी कि शिकायतकर्ता को वापस कर दी जाएगी। The refund should be refunded to him on the written authority of the superintendent in whose jurisdiction the office of posting is located। अब ये जो रिफंड किया जाएगा यह शुल्क उस अधीक्षक के लिखित प्राधिकार पर वापस किया जाएगा जिस अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में पोस्टिंग कार्यालय होगा। द पोस्ट मास्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कैन आल्सो रिफंड इफ ही इज हिमसेल्फ ऑथराइज्ड टू सैंक्शन द रिफंड। पोस्टिंग कार्यालय का पोस्ट मास्टर स्वयं भी रिफंड कर सकता है अगर वो इस तरह के रिफंड को सैंक्शन करने के लिए अधिकृत हो। करेक्ट आंसर डी आएगा। उपरोक्त सभी पॉइंट सही हैं। रूल नंबर 48 है सजेशन एंड कंप्लेंट बुक के बारे में, सुझाव और शिकायत पुस्तिका के बारे में।
सजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज मेड ऑन विच फोरम, सुझाव और शिकायत पुस्तिका का रखरखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है, MS 94 के ऊपर किया जाता है। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज मेंटेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, सुझाव और शिकायत पुस्तिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी जाती है, तो किसके द्वारा रखी जाती है, सभी डाकघरों के द्वारा। इसे हेड पोस्ट ऑफिस भी रखते हैं, सब पोस्ट ऑफिस द्वारा भी और ब्रांच ऑफिस द्वारा भी इसका रख रखाव किया जाता है। When did the head of the office should examine the complaint and suggestion book, कार्यालय प्रमुख को शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका की जांच कब करनी चाहिए, करेक्ट आंसर ये आएगा डेली एट एंड ऑफ ईच डे, प्रत्येक दिन के अंत में, इनके डेली दैनिक आधार पर इसकी जांच और कार्यालय के हेड द्वारा, इनके जैसे हेड ऑफिस की बात करें तो पोस्ट मास्टर हो जाएगा, सब ऑफिस की बात करें तो आपका SPM हो जाएगा, BO की बात करें VPM, तो जो भी कार्यालय का प्रभारी अधिकारी होता है, प्रमुख होता है, उसे प्रत्येक दिन के अंत में सुझाव और शिकायत पुस्तिका की जाँच करनी चाहिए। बट इज फॉरम MS 94, फॉरम MS 94 क्या है, कंप्लेंट एंड सजेशन बुक, ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाई, सुझाव और शिकायत पुस्तिका का रखरखाव किसके द्वारा नहीं किया जाएगा, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा RMS ऑफिस। तो ये जो कंप्लेंट और सजेशन बुक होती है इसका रखरखाव वो कार्यालय करते हैं जहां पर जनता का आना जाना है, यानी कि जो लोगों के साथ लेन देन करते हैं वहां पे सजेशन और कंप्लेंट बुक का रखरखाव किया जाता है। RMS ऑफिस तो लोगों के साथ लेन देन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की बुक रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्लेंट और सजेशन बुक विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक विदाउट देयर आस्किंग फॉर इट टू रिकॉर्ड, शिकायत और सुझाव पुस्तिका सभी आम लोगों को उनके पूछे बिना ही उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वो उसमें क्या दर्ज कर सकें, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। कोई भी कंप्लेंट या सजेशन है सर्विस मैटर के बारे में, उसके बारे में इसमें सुझाव या शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। रूल नंबर 48 है बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की पुस्तक। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, सूचना पुस्तिका का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, ब्रांच ऑफिस नहीं करते हैं। सजेशन और कंप्लेंट बुक हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस सभी रखते हैं। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा रखी जाती है। द बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड ऑन विच फोरम, सूचना पुस्तिका किस प्रपत्र पर रखी जाती है, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा MS 104 के ऊपर इसका रखरखाव किया जाता है। बट इस MS 104 तो हमने अभी कर लिया, MS 104 क्या है, बुक ऑफ इंफॉर्मेशन है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which office will maintain the book of information, कौन से कार्यालय द्वारा बुक ऑफ इंफॉर्मेशन का रखरखाव किया जाता है, हेड ऑफिस और सब ऑफिस दोनों के द्वारा किया जाता है। It is whose duty to kept the book of information up to date and retain it in his personal custody, सूचना पुस्तक को अप टू डेट रखना और अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी होती है। रूल नंबर 48 है रजिस्टर्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायतों के रजिस्टर और विवरण। Who must prepare the statement of cases pending at the end of the preceding month, पिछले महीने के अंत में जो भी पेंडिंग केसेस होंगे उनका विवरण किसे तैयार करना चाहिए, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर तैयार करता है। On the first of each month, a statement of cases pending at the end of the preceding month should be prepared by first class postmaster on which forum, प्रत्येक माह की पहली तारीख को पिछले महीने के सभी पेंडिंग केसों का विवरण प्रथम श्रेणी पोस्ट मास्टर द्वारा तैयार किया जाता है। कौन से प्रपत्र के ऊपर तैयार किया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आएगी, CPT 3 के ऊपर तैयार किया जाता है। In the first class head office, who will maintain the register and statements of complaints, प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय में शिकायतों का रजिस्टर और विवरण कौन रखेगा, किसके द्वारा रखा जाता है, पोस्ट मास्टर द्वारा रखा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आएगी।
The lower copy of Form CPT3 should be submitted to whom? Form CPT3 की निचली प्रति किसे प्रस्तुत की जानी चाहिए? सुप्रिंटेंडेंट को प्रस्तुत की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। रूल नंबर 48 है इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर, आवक पत्राचार रजिस्टर। विच ऑफिस विल मेंटेन द रजिस्टर फॉर एंट्री ऑफ रेफरेंसेस रिगार्डिंग पब्लिक कंप्लेंट्स? कौन सा कार्यालय सार्वजनिक शिकायतों से संबंधित संदर्भों की प्रविष्टि के लिए रजिस्टर का रख रखाव करता है? तो हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। और ऐसे सब ऑफिस जिनका प्रभारी अधिकारी ऑफिस गैजेटेड रैंक का होता है, जैसे हाईएस्ट सिलेक्शन ग्रेड या लोअर सिलेक्शन ग्रेड वाले रैंक के जो अधिकारियों के प्रभार में उप डाकघर होते हैं, उनके द्वारा इस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। बट इज फॉरम CORR9। फॉरम CORR9 क्या है? आउटवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही आएगी। रूल नंबर 49 है सर्विस बुक्स एंड सर्विस रोल्स, सेवा पुस्तकें और सेवा रोल। इन दी हेड ऑफिसेस who will be responsible for the safe custody of service books and service rolls of postal establishments। प्रधान कार्यालयों में डाक प्रतिष्ठानों की सेवा पुस्तिकाओं और सेवा रोलों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा हेड पोस्ट मास्टर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। Who is responsible for the correct writing up of the entries in the service rolls for the postmaster's verification? पोस्ट मास्टर के सत्यापन के लिए सेवा रोल में प्रविष्टियों को सही ढंग से लिखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अकाउंटेंट जिम्मेदार होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। सर्विस बुक्स एंड सर्विस रोल्स इन दी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेफ कस्टडी। तो जो सेवा पुस्तिकें या सेवा रोल होते हैं, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हेड पोस्ट मास्टर जिम्मेदार होता है। और इनको कहाँ पर रखा जाता है? हेड ऑफिस में रखा जाता है। जो हेड ऑफिस में सर्विस बुक्स और सर्विस रोल्स की सेफ कस्टडी के लिए पोस्ट मास्टर जिम्मेदार होता है। रूल नंबर 50 है पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक। इन दी सब ऑफिसेस विच बुक इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक। उप कार्यालयों में पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक के स्थान पर किस पुस्तक का प्रयोग किया जाता है? एरर बुक का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Temporary arrangements made for distribution of work of PAs and postmen in case of their absence should be recorded in which of the following? पीए और पोस्टमैन की अनुपस्थिति के मामले में उनके काम के वितरण के लिए की गई अस्थायी व्यवस्था को किस में दर्ज किया जाएगा? तो इसको पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने थ्योरी से एक बार जरूर पढ़ लेनी है कि पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक में किन किन चीज़ों को दर्ज किया जाता है। तो जब भी कोई पीए या पोस्टमैन टेम्परेरली एब्सेंट हो जाता है, यानी कि वो अस्थायी रूप से अगर अनुपस्थित है, तो उसकी जगह पे जो भी काम करने की व्यवस्था की जाती है वो पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में लिखी जाती है। Which of the following should be recorded in the postman's order, postmaster's order book? इनमें से पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में क्या दर्ज किया जाना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ लॉक्स, यूनिफॉर्म्स एंड स्टैम्प एडवांसेस। तालों, वर्दियों तथा मोहरों के हिस्सों के परीक्षण का जो भी परिणाम होगा उसे पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाएगा। ऑर्डर्स पास्ड बाय द पोस्ट मास्टर फॉर रेगुलेशन ऑफ हिज ऑफिस। पोस्ट मास्टर द्वारा अपने कार्यालय के रेगुलेशन या विनियमन के लिए जो भी ऑर्डर जारी किए जाते हैं और जो भी अनयूजुअल अकरेंसेस होती हैं, असामान्य घटनाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों को पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाता है। Which of the following should be used to record the results of the tests apply to work of any branch or work of the postman or village postman or for temporary arrangement made for distribution of work of PAs and postmen in case of their absence? तो किस चीज़ का या कौन से रजिस्टर का यूज़ किया जाता है? किस चीज़ के लिए? किसी भी शाखा के कार्य, डाकियों या ग्राम डाकियों के कार्य पर कोई भी टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं या परीक्षण लागू किए जाते हैं और उनका क्या परिणाम रहता है, या कोई भी पीए या डाकिया एब्सेंट है तो उसकी अनुपस्थिति में
कौन उसकी जगह पे काम करेगा या उसका काम कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में जो भी अरेंजमेंट किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाता है। पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है, MS1 के ऊपर इसे बनाया जाता है। कौन से कार्यालय में इसका रखरखाव किया जाता है, सभी प्रधान डाकघरों में इसका रखरखाव किया जाता है। व्हाट इज द पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक फॉर्म नंबर, पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक का फॉर्म नंबर क्या है, तो MS1 के ऊपर इसे बनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Orders passed by the postmaster for the regulation of his office should be recorded in which of the following, पोस्टमास्टर द्वारा अपने कार्यालय के विनियमन के लिए पारित आदेशों को किसमें दर्ज किया जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, इसे भी पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 51 है नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस, काम काज के घंटों की सूचना। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस टू हेड ऑफिसेस एंड सब ऑफिसेस इज सप्लाइड बाय हुम, प्रधान कार्यालयों और उप कार्यालयों को काम काज के घंटों की सूचना किसके द्वारा प्रदान की जाती है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा प्रदान की जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस टू ब्रांच ऑफिसेस इज सप्लाइड बाय हुम, शाखा कार्यालयों को व्यवसाय के घंटों की सूचना किसके द्वारा प्रदान की जाती है, हेड ऑफिस और सब ऑफिस को सुपरिटेंडेंट करेगा, और ब्रांच ऑफिस के मामले में सब डिविजनल हेड यानी कि इंस्पेक्टर पोस्ट के द्वारा किया जाता है। In the case of first class head post offices, who will issue the notice of hours of business, प्रथम श्रेणी प्रधान डाक घरों के मामले में काम काज के घंटों का नोटिस कौन जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस के मामले में पोस्ट मास्टर के द्वारा आवर्स ऑफ बिजनेस का नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस शोज विच ऑफ द फॉलोइंग, काम काज के घंटों की सूचना किस चीज़ को दर्शाती है, किन चीज़ों को दर्शाती है, द आवर्स फिक्स्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ मेल, डाक की डिलीवरी के लिए निर्धारित घंटे, द आवर्स फिक्स्ड फॉर द डिस्पैच ऑफ मेल, डाक के प्रेषण के लिए निर्धारित घंटे, द आवर्स फिक्स्ड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विद द पब्लिक, और लोगों के साथ काम काज करने के लिए, लेन देन करने के लिए जो घंटे निर्धारित किए जाते हैं, इन सभी घंटों को कहां पे दर्शाया जाता है, नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस में दर्शाया जाता है। Who will supply the notice of hours of business for branch post offices, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन कर लिया कि शाखा डाक घरों को काम काज के घंटों के नोटिस की आपूर्ति कौन करता है, इंस्पेक्टर पोस्ट करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। No alteration in the hours of business is permissible without the prior approval of the, किसकी पूर्वानुमति के बिना काम काज के घंटों में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी, तो जो काम काज के घंटों को जारी करता है, इशू करता है, वो ही इसके लिए अप्रूवल देगा। अगर आपने इसमें कोई भी परिवर्तन करना है, करेक्ट आंसर सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर आ जाएगा। आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर पोस्ट ऑफिसेस आर सप्लाइड बाय हुम, डाक घरों के लिए कारोबार के घंटे किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये हमने कर लिया, सुपरिटेंडेंट या सब डिविजनल हेड के द्वारा किए जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In the case of less important sub post offices, a consolidated single notice of hours of business in which form will be supplied by the superintendent, कम महत्वपूर्ण उप डाक घरों के मामले में अधीक्षक द्वारा काम काज के घंटों की सिर्फ एक ही सूचना जारी की जाती है, कौन से प्रपत्र पर जारी की जाती है, M6 के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट हेड ऑफिस जो हेड ऑफिस होते हैं और इम्पोर्टेंट सब ऑफिस होते हैं, उनके मामले में दो नोटिस भी जारी किए जाते हैं, एक में डाक के वितरण और प्रेषण का समय होता है और दूसरे में जनता के साथ लेन देन का समय होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 58 है टाइम बिल्स एंड टाइम टेबल्स, समय बिल और समय सारणी। Who will determine on what mail lines time bills are to be used and supply every post office situated on such lines with a timetable of mail line for the dry season and the monsoon, कौन यह सुनिश्चित करेगा कि कौन सी मेल लाइनों पर समय बिल का उपयोग किया जाएगा तथा ऐसी लाइनों पर स्थित प्रत्येक डाक घर को शुष्क मौसम और मानसून के लिए मेल लाइन की समय सारणी कौन उपलब्ध करवाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल लाइंस के ऊपर टाइम बिल
ठीक है, कौन सी मेल लाइंस के ऊपर टाइम बिल का यूज़ किया जाएगा, इस चीज़ को सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बट इजी फॉर्म नंबर फॉर टाइम बिल्स, टाइम बिल के लिए फॉर्म नंबर क्या है, तो टाइम बिल M7 फॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टू मेक द एंट्रीज इन द टाइम बिल, समय बिल में प्रविष्टियां करना किसका कर्तव्य है, मेल क्लर्क का कर्तव्य होता है। ये ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 59 है मंथली टाइम स्टेटमेंट के बारे में, मासिक समय विवरण के बारे में। What is the form number of monthly time statements and who must prepare it? मासिक समय विवरणों की फॉर्म संख्या क्या है और इसे किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो M8 के ऊपर इन्हें टर्मिनल ऑफिस, कौन से टर्मिनल ऑफिस अभी हम आगे करेंगे। The entries in the monthly time statement for each mail line should be filled daily by the mail clerk from time to time bill. From the time bill and the end of the month they should be forwarded to whom? प्रत्येक मेल लाइन के लिए मासिक समय विवरण में प्रविष्टियां मेल क्लर्क द्वारा की जाती है। कहाँ से की जाती हैं, समय बिल से प्रतिदिन की जाती है और महीने के अंत में इन्हें किससे अग्रेषित किया जाता है, तो इन्हें सुपरिटेंडेंट को अग्रेषित किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मंथली टाइम स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय दी, मासिक समय विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, करेक्ट आंसर सी आएगा। तो हमने भी किया टर्मिनल ऑफिस, लेकिन कौन सा टर्मिनल ऑफिस, ऑफ मेल लाइंस ऑन विच टाइम बिल्स आर यूज्ड, जिन मेल लाइंस के ऊपर टाइम बिल्स का यूज किया जाता है उन मेल लाइंस के टर्मिनल ऑफिस या शुरुआती कार्यालयों के द्वारा मंथली टाइम स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। द एंट्रीज इन द मंथली टाइम स्टेटमेंट फॉर ईच मेल लाइन शुड बी फिल्ड इन बाय द मेल क्लर्क फ्रॉम द टाइम बिल एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दे शुड बी फॉरवर्डेड टू। तो प्रत्येक मेल लाइन के लिए मासिक समय विवरण में प्रविष्टियां मेल क्लर्क द्वारा समय बिल से कैसी की जानी चाहिए, डेली की जाती है और महीने के एंड में से किसको भेजा जाता है, सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 68 है डिस्पैच ऑफ पार्सल एंड पैकेट बैग्स, पार्सल और पैकेट बैग का प्रेषण करना। But will show when parcel and packet bags are to be sent loose and when they are to be enclosed in transit bags। किसमें ये दर्शाया जाएगा कि पार्सल और पैकेट बैग कब खुले भेजे जाएंगे और कब उन्हें ट्रांजिट बैग में भेजा जाना है। सॉर्टिंग लिस्ट में इस चीज़ के बारे में दर्शाया जाता है। एंट्रीज इन मेल लिस्ट, मेल सूची में प्रविष्टियां करना। मेल लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाई इन, मेल सूचियां किसके द्वारा और कैसे तैयार की जाती हैं, तो मेल सूचियां मेल क्लर्क के द्वारा डुप्लीकेट में तैयार की जाती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आएगी। रूल नंबर 73 है चेक ऑन क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, पत्र बक्सों की निकासी की जांच करना। द पोस्ट मास्टर शुड टेस्ट द पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्सेस बाय पोस्टिंग एड्रेस टू हिमसेल्फ एंड नोट द रिजल्ट इन हिज ऑर्डर बुक। पोस्ट मास्टर को स्वयं को संबोधित पोस्ट करके, क्या पोस्ट करके, बाहरी लेटर बॉक्सेस की समयबद्ध निकासी का परीक्षण करना चाहिए और परिणाम को अपनी पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक में दर्ज करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो पोस्ट मास्टर आउटसाइड लेटर बॉक्सेस की पंक्चुअल क्लियरेंस की, उनकी समय पर उनकी निकासी हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ की जांच कैसे करते हैं, तो वो स्वयं को संबोधित टेस्ट लेटर डालकर उनकी जांच करते हैं। Who should test the punctual clearance of outside letter boxes by posting test letters addressed to himself। स्वयं को संबोधित परीक्षण पत्र पोस्ट करके बाहरी लेटर बॉक्सेस की समयबद्ध निकासी की जांच किसके द्वारा की जाती है, पोस्ट मास्टर द्वारा की जाती है। सॉर्टिंग ऑफ आर्टिकल्स, लेखों की छंटाई। द आर्टिकल्स प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द सॉर्टिंग केस शुड बी सॉर्टेड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द सॉर्टिंग बॉक्स के किनारों पर रखी वस्तुओं को किसके अनुसार कई डिब्बों में सॉर्ट किया जाना चाहिए या क्रमबद्ध किया जाना चाहिए, इनकी छंटाई कैसे की जाएगी, सॉर्टिंग लिस्ट के अनुसार की जाएगी।
सॉर्टिंग केस टू बी केप्ट क्लोज, ये जो छंटाई वाला बक्सा होता है इसे कब बंद रखा जाना चाहिए? द सॉर्टिंग केस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट लॉक्ड व्हेन द वर्क ऑफ सॉर्टिंग इज नॉट गोइंग ऑन एंड द की ऑफ इट मस्ट रिमेन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन द कस्टडी ऑफ होम। जब छंटाई का काम नहीं चल रहा हो तो छंटाई बॉक्स को हमेशा बंद रखना चाहिए और इसकी चाबी कार्य समय के दौरान किसके पास रहनी चाहिए? तो कार्य समय के दौरान इसकी चाबी सॉर्टिंग क्लर्क के पास रहनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 99 है आवर्स ऑफ फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के घंटे। एज अ जर्नल रूल द डिलीवरी ऑफ मेल रीचिंग द ऑफिस आफ्टर विल बी पुट ऑफ अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। एक सामान्य नियम के रूप में कितने बजे के बाद डाक अगर पहुंचती है तो उसे अगली सुबह तक वितरण के लिए रोका जाएगा। तो किसी भी कार्यालय में अगर डाक 6 बजे के बाद पहुंचती है तो उस डाक को अगली सुबह तक रोक कर रखा जाएगा वितरण के लिए। रूल नंबर 100 है विंडो डिलीवरी टिकट। विंडो डिलीवरी टिकट क्या होती है? बट इजी फॉर्म नंबर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट तो हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी करते हैं। विंडो डिलीवरी टिकट का फॉर्म नंबर क्या है? M24 के ऊपर इसे बनाया जाता है। बट इज यूज ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट, विंडो डिलीवरी टिकट का उपयोग क्या होता है? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। टू टेक फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन अ लॉक्ड बैग। अगर एक बंद बैग में आप पूरी तरह से प्रीपेड अपंजीकृत लेखों का वितरण लेना चाहते हैं तो विंडो डिलीवरी टिकट का यूज क्या आता है? अगर आपको याद हो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में किया था। द पर्टिकुलर्स ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इशूड शुड बी एंटर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जारी किए गए विंडो डिलीवरी टिकट के विवरण किसमें दर्ज किए जाएंगे? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट्स। विंडो डिलीवरी टिकट के रजिस्टर में इस चीज को दर्ज किया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज फॉर्म M23? M23 फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा रजिस्टर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट्स। विंडो डिलीवरी टिकट जो है वो M24 के ऊपर बनाया जाता है और विंडो डिलीवरी टिकट का जो रजिस्टर होता है वो M23 फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है। पोस्ट बॉक्सेस एंड बैग्स के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? द पर्टिकुलर्स ऑफ द पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स रेंटेड शुड बी एंटर्ड इन अ रजिस्टर इन फॉर्म M23। किराए पर लिए गए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के विवरण फॉर्म M23 में एक रजिस्टर पर दर्ज किए जाते हैं। बिल्कुल सही। एवरी परमिट फॉर अ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग शुड बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म M24। और जो भी परमिट होता है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के लिए वो कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? M24 के ऊपर तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 102 है बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में। बीट लिस्ट ऑफ टाउन पोस्टमैन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ होम इन द ऑफिस। शहर के डाकियों की बीट सूची कार्यालय में किसके मार्गदर्शन हेतु तैयार एवं संधारित की जाती है? तो जो बीट लिस्ट होती है टाउन पोस्टमैन की उसे तैयार किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। किसकी गाइडेंस के लिए किया जाता है? जो डिलीवरी असिस्टेंट होता है कार्यालय में उसकी गाइडेंस के लिए इसको तैयार किया जाता है। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म? बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? M32 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज केप्ट इन विच डिपार्टमेंट? बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किस विभाग में रखा जाता है? डिलीवरी डिपार्टमेंट में इसका रख रखाव किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बीट लिस्ट ऑफ टाउन पोस्टमैन इज प्रिपेयर्ड मेंटेन्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ। अभी हमने किया कि जो टाउन पोस्टमैन की बीट लिस्ट होती है वो किसकी गाइडेंस के लिए मेंटेन और प्रिपेयर की जाती है? डिलीवरी असिस्टेंट या वितरण सहायक की। A beat instruction register may with the sanction of the be kept in a delivery department of any head or sub post office for the purpose of communicating addresses instructions to the postman। किसी भी प्रधान डाकघर या उप डाकघर में वितरण विभाग में डाकियों को प्राप्त निर्देशों को संप्रेषित करने के उद्देश्य से किसकी स्वीकृति या मंजूरी के साथ एक बीट अनुदेश रजिस्टर रखा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर भी आ जाएगा
बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रखरखाव किसी भी हेड ऑफिस या सब ऑफिस में किया जा सकता है ताकि प्राप्तकर्ता के निर्देश पोस्टमैन को कम्युनिकेट किए जा सके। किसकी सैंक्शन के साथ ये बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है? सुपरिटेंडेंट की। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 104 है ओपनिंग ऑफ स्टेशन मेल्स। स्टेशन मेल को खोलना। व्हाट इज दी ड्यू मेल लिस्ट फॉर्म नंबर? दे डाक सूची का फॉर्म नंबर क्या है? M9 के ऊपर से तैयार किया जाता है। रूल नंबर 105 है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड बैग्स टू रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। पंजीकरण बैगों का पंजीकरण विभाग को हस्तांतरण करना। इन केस ऑफ एन अनसील्ड एम्प्टी रजिस्टर्ड बैग accompanied by a blank registered list, the list should be examined to see that it wears which word in the place of at the place of the total। अब क्योंकि जो रजिस्टर्ड बैग होते हैं ये ड्यू बैग होते हैं, चाहे इनमें भेजे जाने के लिए कोई आर्टिकल हो या ना हो, इन्हें तैयार करना आवश्यक होता है। तो जब भी बिना आर्टिकल वाले किसी रजिस्टर्ड बैग को भेजा जाता है बिना सील के, तो इसके अंदर की जो रजिस्टर्ड लिस्ट होती है उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? नील शब्द लिखा होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट एंड ब्रांच ऑफिस बैग्स टू ट्रेजरर। अकाउंट और ब्रांच ऑफिस बैग कोषाध्यक्ष को स्थानांतरित करना। अकाउंट्स एंड ब्रांच ऑफिस बैग्स रिसीव्ड इन मेल बैग्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू होम। डाक बैग में प्राप्त लेखा और शाखा कार्यालय थैले किसको ट्रांसफर किए जाने चाहिए? करेक्ट आंसर डी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अकाउंट और ब्रांच ऑफिस बैग होते हैं जो मेल बैग के अंदर प्राप्त होते हैं वो ट्रेजरर को ट्रांसफर किए जाने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ अनपेड स्टेशन आर्टिकल्स टू पोस्ट मास्टर। अवैतनिक स्टेशन लेख पोस्ट मास्टर को ट्रांसफर करना। द अनपेड स्टेशन बंडल एड्रेस टू ऑफिस शुड बी। कार्यालय को संबोधित अवैतनिक स्टेशन बंडल होने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। शुड बी मेड ओवर अनओपन्ड बाय द डिलीवरी क्लर्क टू द पोस्ट मास्टर। डिलीवरी क्लर्क द्वारा बिना खोले पोस्ट मास्टर को ये स्टेशन बंडल, अवैतनिक स्टेशन बंडल सौंप दिए जाने चाहिए। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर वॉल्यूम 6 के ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन सभी को अच्छे से करते हैं और एग्जाम में वॉल्यूम 6 का कोई भी क्वेश्चन आएगा ज़रूर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इनको अच्छे से आपने कर लेना है। अगर इन क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा MTS पोस्टमैन या PA की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए साइट के लिंक से आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लासेस में जुड़ना है तो 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पौधे लगाने की जर्नी में आप हमारे साथ जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे आप तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और पौधे लगाने की अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की। धन्यवाद।